हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 8 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब ये ज़्यादा नहीं बचा। 8, 9, 10 और 11 मेनली 4 पॉइंट बचे हमारे पास। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि चारों पॉइंट खत्म करा जाए। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो 8वां पॉइंट है, उसी के साथ साथ आप चलते जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट खत्म होते ही हम सीधे चलेंगे एमसीक्यू ट्रू फॉर फिल द ब्लैंक्स बुक कर उसको कंप्लीट करेंगे और फिर जाकर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो 8वां पॉइंट पे कहता है बाय टाइम। तो कॉस्ट को क्लासिफाई करा टाइम के हिसाब से। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे बाय टाइम। कॉस्ट को क्लासिफाई करा टाइम के हिसाब से। अब टाइम के हिसाब से क्या क्लासिफाई करा? एक को बोला सर हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक को बोला प्री डिटरमाइन कॉस्ट। एक को कहा हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक को कहा प्री डिटरमाइन कॉस्ट। तो पहले हम लिखते हैं इसके बारे में, फिर मतलब सीखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक को बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक को बोला प्री डिटरमाइन कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में लिखते हैं द कॉस्ट विच आर असर्टेन। द कॉस्ट विच आर असर्टेन। कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर आफ्टर बीइंग incurred. The cost which are ascertained after being incurred are called historical cost. Are called historical cost. Such costs are available. Such costs are available only only when the production of a particular thing, when the production of a particular when the production of a particular thing has already been done. Has already been done. तो ये तो हो गया दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब। अब इसके बाद पढ़ेंगे और प्री डिटरमाइन कॉस्ट। इसके सेकंड पॉइंट लिखना प्री डिटरमाइन कॉस्ट। प्री डिटरमाइन कॉस्ट। अब प्री डिटरमाइन कॉस्ट क्या है? सच कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट। आर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होती है दोस्त? एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। सच कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट इज computed that is computed in advance that is computed in advance before the production before the production of a product before the production of product before the production of product start. लिखना the calculation of predetermined cost the calculation of predetermined the calculation of predetermined cost is done on the basis of is done on the basis of various variable variable cost affecting the production affecting the production that is such as
रॉ मटेरियल सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड सो ऑन। ये था दोस्तों टाइम के हिसाब से बांटा गया दो कॉस्ट को। तो कॉस्ट को क्लासिफाई करा टाइम के हिसाब से, एक को बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक को बोला प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। दोनों में मतलब समझते हैं कि क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट है और क्या प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, और एक ही लाइन में समझाता हूं दोनों का मतलब। देखो, जब प्रोडक्ट बन जाए और बनने के बाद उसकी कॉस्ट को असर्टेन करा जाए, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट के बनने से पहले कॉस्ट को एस्टिमेट करा जाता है तो उसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। दोबारा सुनो, हमारा कोई प्रोडक्ट है, अभी बना नहीं, अभी हम उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा उसको बनाने में प्रोडक्ट को, दैट्स कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और अब प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद उस पर कितना पैसा खर्च हुआ एक्चुअल में, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो बड़ा सिंपल सा है, प्रोडक्ट के बनने के बाद, प्रोडक्ट बन चुका है, खर्चा हो चुका है, अब वो सारे खर्चे को इकट्ठा कर रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या कॉस्ट आई एक प्रोडक्ट को बनाने की। प्रोडक्ट बनने के बाद एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और प्रोडक्ट बनने से पहले हमने एक एस्टिमेट करा, एक अंदाजा लगाया कि हमारी कॉस्ट जो आने वाली है, क्या हमारी कॉस्ट आएगी इस प्रोडक्ट को बनाने में, दैट्स कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया। तो पढ़े एक बार, कहता था कॉस्ट विच आर एसर्टेन आफ्टर बीइंग इंकर्ड। आफ्टर बीइंग इंकर्ड का मतलब जब वो खर्च हो जाए। भाई सुनना मेरी बात, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस एग्जांपल, मान लो एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री के अंदर 3 प्रोडक्ट बनते हैं। चलो एक ही प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट ए का मैन्युफैक्चरिंग होता है, मान लो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट ए का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भाई प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने कॉस्ट को एस्टिमेट करा। एक यहां पर फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसने कहा कि यार क्यों ना जो हम प्रोडक्ट ए बना रहे हैं उसकी क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाली है वो हम पहले डिटरमाइन करते हैं। तो फैक्ट्री के मैनेजर ने क्या करा, इसमें सुना ध्यान से, इसमें प्रोडक्ट ए में क्या क्या कॉस्ट लगेगी। इसने कहा भाई देखो कम से कम रॉ मटेरियल का, जैसे आप एक घर बनाते हो दोस्तों, तो घर बनाने के लिए आपने अपना घर बनवाया, ठीक है, अब एक नया घर बनवाया आपने, तो पहले आप एक अंदाजा लगाते हो ना कि कितना खर्चा आएगा घर बनाने में। तो जरूरी है कि जो अंदाजा लगाया वो एक्चुअल से मैच कर जाए, क्या पता ज्यादा आ जाए, क्या पता कुछ लोग ये सोचकर जो घर बनाते हैं, जब वो अंदाजा लगाते हैं ये सोचकर ज्यादा अंदाजा लगाते हैं कि भाई इतने की ईंटें आ जाएगी, इतने का मटेरियल आ जाएगा, इतने के लोहा आ जाएगा, सरिया आ जाएगा वगैरह जो भी है। तो जब भी हम कोई भी चीज करते हैं तो एक अंदाजा लगा देते हैं कि यार उस चीज का घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए अंदाजा लगा देंगे भाई इतनी कॉस्ट तो आइज होगी घर बनाने में। सेम एज इट इज फैक्ट्री के मैनेजर ने एक एस्टिमेशन करा, एक एस्टिमेट करा, एक अनुमान लगाया कि यार हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें कितने का खर्चा हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल ने कहा कि देखो भाई कम से कम 1 लाख रुपए का तो इसमें रॉ मटेरियल लग जाएगा। ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अभी अनुमान लगा रहे, एक अंदाजा लगा रहे कि प्रोडक्ट ए बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा। रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का, मान लो प्रोडक्ट ए को जो है वो कार है, प्रोडक्ट एक जो है वो एक कार है, प्रोडक्ट एक क्या है, एक कार है। तो मैंने कहा प्रोडक्ट एक कार है, रॉ मटेरियल इसमें लग जाएगा 1 लाख रुपए का, जो भी कार बनाने में रॉ मटेरियल लगता है। इसमें लेबर लग जाएगी आपके पास, चलो 2 लाख का रॉ मटेरियल लग जाएगा, 50,000 रुपए का लेबर लग जाएगा, और फिर कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, भैया मशीन चलाओगे, तो 1,50,000 रुपए का कुछ खर्चे और लग गए। तो एक अनुमान लगाया कि टोटल खर्चा हमारा इतने का आएगा। ठीक है जी, कितना हो गया जी, ये 4 लाख रुपए आएगा। मतलब एक कार को बनाने में टोटल खर्चा हमारा 4 लाख रुपए आएगा, 2 लाख का प्रॉफिट जोड़ेंगे और 6 लाख में कार को बेच देंगे। ये उन्होंने अनुमान लगाया, एस्टिमेट करा। अब जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, ये हम बात कर रहे हैं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। कैसे बात कर रहे हैं, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करा, एक एस्टिमेट लगाया, एक अनुमान लगाया कि प्रोडक्ट ए जो कार है उसको बनाने में क्या क्या खर्चा आ सकता है। ये सब क्या है, एस्टिमेटेड डाटा। ये अपने हिसाब से हमने अनुमान लगाया है, एस्टिमेट डाटा। भाई एक कार बनाओगे तो 2 लाख का मटेरियल लगेगा, 2 कार बनाओगे तो 4 लाख का मटेरियल लगेगा, 3 कार बनाओगे 6 लाख का मटेरियल लगेगा। ऐसे चला, हमने अनुमान लगा लिया, एक एस्टिमेशन लगाया एक कार बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई कार की। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होकर खत्म हो गई। तो हमने कहा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग अब क्या हुआ, एक्चुअल में आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, एक्चुअल में हमारे पे एक्चुअल कॉस्ट अराइज हुई। हमारी क्या हुई, एक्चुअल कॉस्ट अराइज होगी। क्या अराइज हो गई, पहले नंबर की कॉस्ट है हमारा रॉ मटेरियल कितने का लगा। हमारा जो रॉ मटेरियल है, ये कौन सा बन गया, पहाड़ बन गए। हमारा जो रॉ मटेरियल लगा वो 2.5 लाख रुपए का लगा, जबकि हमने अनुमान लगाया था वो कितने का लग जाएगा, 2 लाख का। तो लग गया 2.5 लाख का। जरूरी तो ना जो एस्टिमेट करोगे वही एक्चुअल में आएगा। अब हमने सोचा था कि भाई लेबर लगेंगे 50,000 रुपए के, पर एक्चुअल में लेबर 1 लाख रुपए के लग गए और लेबर की जरूरत पड़ी एक कार को बनाने में। हमने सोचा था डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे, अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस जो आएगा वो आ जाएगा सर 1.5 लाख का, जबकि ये 2 लाख का लग गया, मतलब ज्यादा लग गया। तो हमारा एस्टिमेशन ठीक नहीं रहा। तो आप मुझे बताओ कितना खर्चा आ गया भाई, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5 और 5.5 लाख का हमारा एक कार को बनाने में तो कॉस्ट ही कॉस्ट अराइज हो गई। ठीक है, तो दोस्तों जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग जब बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। बिफोर मैन्युफैक्चरिंग जब कॉस्ट को अराइज करते हैं तो ये कॉस्ट क्या मानी जाती है, प्री डिटरमाइन कॉस्ट मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्त, प्री डिटरमाइन कॉस्ट मानी जाती है। और ये अलग अलग फैक्टर पे बेस पे डिटरमाइन होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जो फिक्स है उसमें नहीं। फिक्स तो आना ही है, अब एक कार बनाओ या 10 बनाओ, फिक्स तो आएगा या उसके फिक्स के बेस पर कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाता, वेरिएबल फैक्टर के बेस पे लिया जाता है। लो भाई, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई, ये तो कॉस्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनने के बाद जो कॉस्ट इंकर्ड हुई उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। कहते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब बात क्लियर हुई नहीं हुई भाई, ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल आपको उतारना है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइन कॉस्ट एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है द कॉस्ट विच आर असर्टेन, जो हम असर्टेन करते हैं, निकालते हैं, आफ्टर बीइंग इनकर, खर्च होने के बाद। अब मुझे बताओ ये कार बनाने में ये कॉस्ट लगी होगी या नहीं लगी होगी, हो गई। तो ये कॉस्ट एस्टिमेटेड है या इंकर्ड है, इंकर्ड। ये कॉस्ट इंकर्ड है सर, खर्च हो चुकी, ये कॉस्ट लग चुकी, कार बनाने में इतना पैसा लग चुका। अब इसके बाद हमने कहा अच्छा कार बनाने में रॉ मटेरियल कितने का लगा, हमने कहा 2.5 लाख का। हमने कहा लेबर कितने के लगी, 1 लाख के। हमने कहा एक्सपेंस कितने के लगे, हमने कहा 2 लाख का। तो ये हमने असर्टेन करा। तो कॉस्ट खर्च होने के बाद जब असर्टेन करते हो उस कॉस्ट का टोटल को हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। सच कॉस्ट आर अवेलेबल ओनली, ये कॉस्ट तभी आप निकाल पाओगे व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज का प्रोडक्शन जब हो चुका हो, हैज बीन ऑलरेडी डन। समझ में आ रहा है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपका जो किसी प्रोडक्ट का, जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हो चुका हो, उसके बाद ही आप हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, एग्जांपल से बेटर समझ में आया आपको। प्री डिटरमाइन कॉस्ट क्या कहते हैं, सच कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, एस्टिमेटेड कॉस्ट रहती है, कंप्यूटेड इन एडवांस, पहले ही कंप्यूट कर देते हैं। कब, मतलब पहले मतलब कब, बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्ट। प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हम ये कॉस्ट को कंप्यूट कर लेते हैं, एस्टिमेट बेसिस पर अनुमान लगाते हैं कि एक प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसकी क्या अनुमान, क्या कॉस्ट आने वाली है। The calculation of predetermined cost is done on the basis of various variable costs affecting the production। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन को इफेक्ट करे उस बेस पर हम अनुमान लगाते हैं। कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। लेबर, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे और लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर हम प्रीडिटरमाइन कॉस्ट को असर्टेन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस, वो वेरिएबल कॉस्ट जो इफेक्ट कर दे प्रोडक्ट को। दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री एक्सपेंस एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं जो प्रोडक्ट को इफेक्ट करती है वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है या नहीं है, क्या बताओ, समझ में आया। तो टाइम के बेसिस पर अगर हम बांटते हैं तो हमें पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं किसे है एक्चुअल में। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं 9वां पॉइंट। 9वें पॉइंट के लिए मैं नेक्स्ट पेज लूंगा। 9वां पेज मैंने लिखा, 9वें में क्या लिखना है हमें। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू दी
प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो कॉस्ट को क्लासिफाई करा वो प्लानिंग और कंट्रोल के हिसाब से क्लासिफाई करा। लिखना अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो कॉस्ट को जो हमने क्लासिफाई करा वो किसके हिसाब से क्लासिफाई करा, प्लानिंग और कंट्रोल के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है जी, चल अब इसके अंदर दो टाइप की कॉस्ट आती है, एक को बोलते हैं बजटेड कॉस्ट, एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बजटेड और स्टैंडर्ड क्या होता है। इसके लिए आगे जाकर हम एक पर्टिकुलर चैप्टर भी पढ़ते हैं, बजट एंड बजटरी कंट्रोल फॉर बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है, वहां तो डिटेल में होगा ही, यहाँ पर एक थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते चलते हुए हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर की बेसिक नॉलेज लेते हुए चल रहे हैं, छोटी छोटी नॉलेज लेते हुए चल रहे हैं, जिससे हम जब वो चैप्टर में आगे तो हमें थोड़ा कुछ स्टार्टिंग में पता हो। बस ये कोई डिटेल में नहीं हो रहा, अभी भी कुछ भी नहीं कर रहा डिटेल में, इन द सेंस कि भाई इनके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा, जैसे मैं बताऊंगा बजटेड कॉस्ट, इसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां डिटेल में होगा दोस्तों। अब एक चैप्टर में डिटेल में हो सकता है, एक मीनिंग में सर चैप्टर में हो सकता है ना, तो यहां पर बस एक मीनिंग सीखेंगे, है ना। तो लिखिए सर, देखेंगे तो इसमें दो टाइप की कॉस्ट है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक होती है बजटेड कॉस्ट। अगर मान लेते हैं आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही बेसिक के अंदर, ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाकर आपको 100% क्लियर होगी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। वैसे तो मैं पूरा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूं, पर फिर भी ऐसा होता है कि कुछ बातें मिस कर जाती है, कुछ बातें नहीं समझ में आती, वो कोई दिक्कत नहीं आता, आप मुझसे पूछ लीजिए, या आप क्या कहते हैं आगे जाकर का इंतजार करिए, वहां तो हर चैप्टर डिटेल में होगा, तो उसमें और बेसिक समझ में आएगा। तो पहले बजटेड कॉस्ट के बारे में लिखते हैं। तो बजटेड कॉस्ट में क्या बोला इसने, देखना, अब बजटेड कॉस्ट याद है, हर साल हमारा गवर्नमेंट बजट निकालती है, क्या मतलब होता है उसका, बजट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा ना बजट। अब बजटेड कॉस्ट इज अ फोरकास्ट, अनुमान लगाते हैं इसमें भी, फोरकास्टेड फ्यूचर कॉस्ट। अब बजटेड कॉस्ट इज अ फोरकास्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस, लिखो फोरकास्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस that the company is expected to incur in the future. Company is expected to incur in the future. Second, a budget usually refer to a department. A budget usually refer to a department or a company project as a whole. बी, मैं बजटेड और स्टैंडर्ड में अभी डीपली नहीं जाऊंगा, अभी बस सिंपली आपको समझाऊंगा कि बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं, इनका अपना अपना क्या मतलब है। ठीक है जी, आगे जाकर हम जब इसके पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे जाकर, तो वहां पर हम सीखेंगे इसके बारे में। स्टैंडर्ड कॉस्ट, सर बेसिक में आपको बेसिक ही समझाया जाता है वो अच्छी बात है ना, अब बेसिक के अंदर पूरा चैप्टर को समझाया जाए तो वो तो ठीक नहीं है, फिर चैप्टर में क्या पढ़ोगे, है ना। तो बेसिक का मतलब है कि आपको उन चीज का मतलब पता होना चाहिए, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बजटेड कॉस्ट क्या होती है तो आपको पता हो कि हाँ भाई ये होती है बजटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्या होती है तो आपको पता हो कि हाँ सर ये होती है स्टैंडर्ड। लिखो आ स्टैंडर्ड यूजुअली रेफर टू अ प्रोजेक्ट अमाउंट per unit of product, project amount per unit of product. Per unit of product, per unit of input, such as direct material, direct labor and direct expense, और ओवरहेड भी लिख लो। चलो सेकंड पॉइंट लिखना, इन सिंपल वर्ड, द टर्म स्टैंडर्ड
In simple word, the term standard refer to a specific cost per यूनिट। लो भाई, देखिए दोस्त, बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या मतलब होता है? दोनों ही ऐसी कॉस्ट है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। दोनों ही दोस्तों प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट अभी सिखाया था मैंने। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट बनने से पहले हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर दे, दैट्स कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्रोडक्ट बनने से पहले, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, उसको हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। और जो हम बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है ना दोस्तों, वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल नहीं होती। ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ही हम सेट करना होता है कि क्या बजटेड कॉस्ट और क्या स्टैंडर्ड हो। अब ये डिफरेंसेस क्या है बजटेड और स्टैंडर्ड में? देखो, कहता है अब बजटेड कॉस्ट इज अ फोरकास्ट फ्यूचर एक्सपेंस। आपने सुना होगा कि हर साल गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है। बजट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा करने वाली है, किन किन प्रोजेक्ट्स में खर्चा करने वाली है, उसका अनुमान लगाती है। जैसे कि हाईवे बनाना है दिल्ली के अंदर, कोलकाता के अंदर एक ब्रिज बनाना है, जो भी, तो कहां कहां पर खर्च करना है पैसा, वो उसका एक एस्टिमेशन कर देती है, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। भाई गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर यहां प्रोजेक्ट बनना है तो उस पर इतना खर्चा आएगा, यहां हॉस्पिटल बनना है तो उस पर इतना खर्चा आएगा, यहां स्कूल्स बनने हैं तो उस पर इतना खर्चा आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्या क्या हम आगे फ्यूचर में खर्चा करेंगे, फ्यूचर में आगे कितना खर्चा करने के वो है, तो वो हम क्या कहते हैं, हमारे को उसको कहते हैं बजटेड कॉस्ट। तो बजटेड क्या है? बजट कॉस्ट का मतलब है जब भी आप किसी भी काम को करते हो जो भी पैसों से रिलेटेड होता है, तो आप पहले बजट बना लेते हो। मान लो आपने एक लैंड खरीदनी है, तो लैंड खरीदने के लिए मान लो लैंड 15 लाख रुपए की आएगी। तो आपने कहा कि यार 15 लाख रुपए अब आए कहां से? 15 लाख रुपए खर्च करने हैं आगे, तो आए कहां से 15 लाख रुपए? तो 15 लाख रुपए जो आएंगे उसके लिए आपने बजट बनाना चालू करा कि भाई कुछ बैंक से निकालेंगे, कुछ कमेटियां होती है उसको उठवाएंगे, है ना, कुछ पैसा यहां से लोन ले लेंगे, कुछ पैसा अपने रिलेटिव से मांग लेंगे। तो इस तरीके से हम 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे और लैंड खरीदेंगे। तो जो बजट आप बना रहे हो फ्यूचर में खर्चा करने के लिए, उसको हम कहते हैं बजटेड कॉस्ट। तो अब बजटेड कॉस्ट इज अ फोरकास्ट एक्सपेंसेस, फोरकास्ट फ्यूचर। फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाना। फोरकास्ट का मतलब क्या है दोस्तों? अनुमान लगाना। किस चीज का? फ्यूचर एक्सपेंसेस का। फ्यूचर में कितने खर्चे होंगे उसका अनुमान लगा देना कि भाई इस प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा तो होगा। दैट द कंपनी एक्सपेक्टेड टू इंकर इन अ फ्यूचर, वो फ्यूचर खर्चा जो कंपनी चाहती है फ्यूचर में खर्च करना, इंकर्ड करना, आर एक्सपेक्टेड टू इंकर्ड इन फ्यूचर। वो खर्चा जो फ्यूचर में कंपनी चाहती है फ्यूचर में हम इतना खर्चा करेंगे, उसका अनुमान लगा रहे कि भाई इतना खर्चा फ्यूचर में हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। सिंपल एक लाइन में बोलूंगा तो बजटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि फ्यूचर में होने वाले खर्चों को हम पहले ही अनुमान लगाते हैं, पहले ही हम बजट बना लेते हैं कि भाई फ्यूचर में इतना खर्चा हो जाएगा। अब बजट इज यूजुअली रेफर टू, बजट किस चीज के लिए बनता है? यूजुअली रेफर टू अ डिपार्टमेंट, पूरे एज अ होल डिपार्टमेंट। एज अ कंपनी का एक प्रोजेक्ट ले लिया तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग बजट बना लिया। कंपनी के पास 4 प्रोजेक्ट चल रहे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास 4 मॉल का कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। तो 4 मॉल मीन्स 4 प्रोजेक्ट। तो पहले मॉल में जो पहला मॉल है मीन्स पहला प्रोजेक्ट, दूसरा मॉल दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा मॉल तीसरा। डीएलएफ का नाम आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्शन साइट है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मॉल्स वगैरह बनाती है, आपने सुना होगा डीएलएफ मॉल करके कभी ऐसा नाम आता है। डीएलएफ का एक वो है कि डीएलएफ आगे लगे। तो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, मान लो डीएलएफ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बाद 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 4 अलग अलग काम उन्होंने पकड़ रखे हैं, 4 मॉल हो 4 बिल्डिंग हो वो। अब एक मॉल में बनाना कितना खर्चा होगा, तो मॉल का टोटल एक्सपेंसेस का हम पूरा निकालेंगे तो वो कहते हैं बजट। कि मॉल बनाने में इतना खर्चा होगा, ये इतना खर्चा होगा ना, उसको कहते हैं क्या? बजट। और एज अ होल अगर हम देखेंगे तो भाई चारों प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा वो भी हम निकालते हैं। तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, बजट हम अलग अलग बना सकते हैं। भाई 4 प्रोजेक्ट के लिए बजट बना लो कि 4 प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होने वाला है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बजट बना लो, या एक प्रोजेक्ट के अंदर जो बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बजट बना लो कि कितना खर्चा होगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कितना खर्चा होगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, कितना खर्चा होगा एज अ होल चारों प्रोजेक्ट में। तो बजट टोटल में देखा जाता है, ओवरऑल में देखा जाता है। ठीक है। जब हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड यूजुअली रेफर टू अ प्रोजेक्ट अमाउंट पर यूनिट
एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आ सकता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। एक यूनिट को बनाने में कितना का खर्चा होगा, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। मान लो एक कंपनी 10,000 यूनिट बनाती है, तो 10,000 में कितना खर्चा होगा यह एस्टिमेट करना होता है बजट। एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा होगा यह एस्टिमेट करना होता है स्टैंडर्ड। आ रहा समझ में? अगर आप एज अ होल निकाल रहे हो तो वो बजटेड कॉस्ट मानी जाती है, और एज अ पर यूनिट निकालना चाहते हो तो एज अ स्टैंडर्ड मानी जाती है। अ सिंपल वर्ड, द टर्म स्टैंडर्ड रेफर टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट होती है वो प्री डिटरमाइन कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हम एस्टिमेट करते हैं इसको। तो नीचे एक नोट लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंड बजटेड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइन कॉस्ट। ये कैसी कॉस्ट होती है? प्री डिटरमाइन कॉस्ट होती है दोस्तों। ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही एस्टिमेट करी जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं, दो एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल, मान लो एक कंपनी है, कंपनी चाहती है कि वो 100 कार बनाए, 100 कार का क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग करे। कंपनी क्या चाह रही है, वो 100 कार का मैन्युफैक्चरिंग करे। तो 100 कार के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक बजट बनाया कि भाई 100 कार में कितना खर्चा आएगा। हमने कहा भाई 100 कार को बनाने के लिए, सुनना ध्यान से, बजट कॉस्ट कैसे कहते हैं, 100 कार को बनाने के लिए 100 कार को बनाने के लिए 100 कार को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए लगेंगे। अब बजट में क्या होगा, अगर मैं बजट की बात करूं, बजट ने ओवरऑल बता दिया, बजट ने ओवरऑल बता दिया कि भैया 100 कार बनानी है, 100 कार बनाने में आपको कंपनी कितने पैसे चाहिए, भाई 10 करोड़ रुपए चाहिए। पर मैं चाहता हूं, मुझे बताओ सर, एक कार बनाने में कितना पैसा लग सकता है। तो जब एक कार बनाने में आप बताओगे कितना पैसा लग सकता है, तो मैंने कहा सर देखो, आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके चलो। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब हुआ पर यूनिट पे जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड माना जाता है, और जब हम ओवरऑल को कैलकुलेट करते हैं तो बजटेड माना जाता है। ये एक बेसिक मीनिंग है बस। अभी इसका एडवांस लेवल इसके पर्टिकुलर चैप्टर में आएगा, तो इसको पढ़ने से आप ये नहीं कि आपको बजटेड और स्टैंडर्ड का मतलब पता चल गया। जैसे में एडवांस लेवल में इसके पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां के बाद आपको पूरा स्टैंडर्ड और पूरा बजट आएगा। ठीक है सर? तो बजटेड स्टैंडर्ड का मतलब है क्या, कि एक कार को बनाने में कितना खर्चा आएगा। एक कार को बनाने के लिए मान के चलो आपको 10 लाख रुपए लगेंगे। जब आप पर यूनिट बेसिस पर एस्टिमेट करते हो तो हम उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। जब आप ओवरऑल बेसिस पर एस्टिमेट करते हो तो उसको बजटेड कॉस्ट कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर आपसे मुझे पूछे कि भैया 100 कार का आप एक बताओ कि कितना खर्चा आ सकता है 100 कार बनाने में, तो आप बजट निकालते हो। और जब आपसे पूछे कि भैया बताओ एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा, एक कार बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो आप स्टैंडर्ड की बात करते हो। समझ में आ रहा है फर्क क्या है? दोनों में एस्टिमेशन हो रहा है। फर्क में क्या है, दोनों में एस्टिमेशन हो रहा है, दोनों में ही मैन्युफैक्चरिंग से पहले एस्टिमेट करा जा रहा है, कॉस्ट को निकाला जा रहा है कितना खर्चा हो सकता है। पर एक बात आ रहे हैं पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट की, ओवरऑल पूरे एज अ होल की, और दूसरा है बताता है पर यूनिट की। जो पर यूनिट का एस्टिमेशन दे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो ओवरऑल का एस्टिमेशन दे वो बजटेड कॉस्ट। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? आओ सर, मान लेते हैं, ध्यान सुने, मान लो एक कंपनी है और एक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं बाइक। कंपनी का एक प्रोडक्ट है बाइक। अब कंपनी ने कहा भाई बाइक बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए ओवरऑल बेसिस पर। क्या क्या चाहिए सर? रॉ मटेरियल चाहिए, ध्यान सुनेंगे, रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, कंपनी कितनी बाइक बनाना चाहती है? तो मैं बता दूंगा, कंपनी वांट टू
मैन्युफैक्चर 100 बाइक्स, कंपनी 100 बाइक बनाना चाहती है, कंपनी वांट टू मैन्युफैक्चर 100 बाइक्स, ठीक है। अब 100 बाइक बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए दोस्तों, और ओवरहेड, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए सारे के सारे इकट्ठे, ओवरहेड मतलब ये तीन चीजें चाहिए होती है मेनली, ओवरहेड्स। तो मुझे बताओ भैया, एक अनुमान लगा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, एस्टिमेट कर रहा हूं, अभी बाइक बनानी है, एस्टिमेशन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, लिख रहा हूं, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के स्टार्ट होने से पहले मैं कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहा हूं, अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बस और बस मैं कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है जी। तो ये मत समझना कि मैन्युफैक्चरिंग अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मैं बस निकाल रहा हूं कि अगर कंपनी 100 बाइक बनाए तो मुझे बता दो कितनी कॉस्ट आएगी। तो मैंने कहा देखो सर, 100 बाइक बनाने में तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो अलग आएगी, और टोटल कॉस्ट अलग आएगी, जिसको हम ओवरऑल या टोटल बोल लो या ओवरऑल कॉस्ट बोल लो। अच्छा, मुझे बताओ पर यूनिट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बाइक बनाऊं तो मुझे कितने रुपए का रॉ मटेरियल उसमें चाहिए। तो मैंने कहा सर एक बाइक बनाने के लिए आपको 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, तो 10,000 रुपीज रॉ मटेरियल पर यूनिट है, एक यूनिट बाइक बनाने के लिए, एक बाइक बनाने के लिए 10,000 का रॉ मटेरियल तो चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए सर लेबर, तो लेबर कितने के चाहिए सर, इन्हें कहा भाई हमारे को कम से कम 50 लेबर चाहिए एक बाइक बनाने में, 50 लेबर हमारे रखते हैं, तो एक बाइक बनाते हैं वो, ऐसे एक बाइक खत्म होती है दूसरी बनाते हैं, दूसरी खत्म होती है तीसरी बनाते हैं, तो 50 लेबर की हमारे को जरूरत होती है। हर महीने हम लेबर को देते हैं 10,000 रुपए, तो 10,000 पर लेबर पर मंथ, एक महीने में 10,000 देते हैं एक लेबर को। ओवरहेड कॉस्ट ऑन अ बेसिस पर एक एस्टिमेटेड लगाएंगे कि भैया ओवरहेड कॉस्ट लगेगी आपके पास 5,000 पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 5,000 की इनडायरेक्ट कॉस्ट लग जाएगी, खर्चे फैक्ट्री रेंट वगैरह सब जुड़ाकर एक यूनिट पर निकाल दिया, ये एस्टिमेट है। तो मैंने कहा ये एस्टिमेट करा पर यूनिट के बेसिस पर। जब आप पर यूनिट के बेसिस पर एस्टिमेशन करते हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। ये हमारी क्या होगी दोस्त, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई। अगर आपसे पूछे बताओ कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा एक यूनिट पर, तो आपने भाई टोटल करा सर, देखा हमने कहा भाई टोटल कर लेते हैं, तो देखो टोटल करने का हमने कहा कि 10,000 और 15,000 रुपए तो लगेंगे खर्चा, प्लस 10,000 रुपए पर मंथ लगेंगे लेबर। ये हमारा पर यूनिट क्या कॉस्ट है कि एक यूनिट बनाने में इतने तो खर्चा आएगा ही आएगा, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल कॉस्ट की, तो अगर एक यूनिट बनाने में 10,000 लगते हैं तो 100 यूनिट बनाने में, 100 बाइक बनाने में कितना लगेगा, 10 लाख, ठीक है। इधर 10,000 पर मंथ, 50 लेबर चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, तो 100 यूनिट के लिए कितना चाहिए 5,000, और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दो। एक एस्टिमेट बेसिस पे लिख रहा हूं, कैलकुलेटर नहीं हाथ में। 5,000 पर यूनिट, इसका मतलब हो गया ये अरे ये तो हो गया 500, ये 100, 5 लाख, 50 लाख। तो इस तरीके से आपका ये टोटल कॉस्ट यहां पर आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट करके 650 लाख की कॉस्ट आएगी। ये जो हो गई वो बजटेड कॉस्ट मानी जाएगी दोस्तों, ये क्या हो गई, बजटेड कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ज्यादा ले लिया अमाउंट, इग्नोर इट। हमें देखना है कि भैया एक यूनिट की अगर मैं एस्टिमेशन करूं तो उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, कि आप एक यूनिट पे कितना खर्चा आ सकता है। और जब हम टोटल ओवरऑल एक प्रोजेक्ट की बात करें, किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें कि भाई यार ये डिपार्टमेंट है तो उसमें ओवरऑल का एक्सपेंस कितना आता है सभी चीज को लेकर, तो उसको हम बजटेड कॉस्ट कहते हैं। तो आपको एक होपफुल क्लियर हो गया होगा कि बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, कब हम बोलते हैं बजटेड कॉस्ट निकालो और कब हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो। अगर आपसे कोई पर्सन ये पूछ रहा है कि बताओ एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो, आप जो एस्टिमेशन करते हो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। और जब आपसे पूछे बताओ मेरी कंपनी के ओवरऑल क्या, अगर 100 का एक कार बनाऊं या 100 बाइक बनाऊं या 100 प्रोडक्ट बनाऊं तो कितना का टोटल खर्चा आएगा, तो वो कहते हैं बजटेड कॉस्ट।
क्लियर है, समझ में आया? ठीक, लो भाई आगे बढ़े। अब देखो मैं फिर कह रहा हूं कि अभी ये बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैंने डीपली नहीं समझा है, एक छोटा सा पार्ट समझाया है बस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी बता दूं तो आप बोर हो जाओगे दोस्तों। इसके पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे फिर, समझ में आ रहा है? जब इसका पर्टिकुलर चैप्टर आएगा एक का नाम है बजट कॉस्ट, आएगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल पे, और स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, ठीक है? तो वहां जब पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तो और बातें नहीं सीखने को मिलेगी, सिर्फ इतनी ही बातें स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है। अभी आपसे कोई पूछे तो बस एक सिंपल सी बात बता देना, इतना बस, उसके बाद आगे जाकर और सीखेंगे डिटेल में। तो 9 पॉइंट है, हम 10th में पढ़ रहे हैं अब, ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट चलेगा। तो 10th पॉइंट का नाम लिखेंगे बाय एसोसिएट, आज खत्म करके रहेंगे, बाय एसोसिएट विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई करा, प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई करा, बाय एसोसिएट विद द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के हिसाब से क्या क्लासिफाई करा, देखो प्रोडक्ट के हिसाब से हमने कॉस्ट को क्लासिफाई करा दो भागों में, एक को बोला प्रोडक्ट कॉस्ट, एक को बोला पीरियड कॉस्ट। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाता है, में से बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप करता है कि सर ये डिफरेंस क्या है, मतलब बजटेड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट पे क्या डिफरेंस है, पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट पे क्या डिफरेंस। मैंने कहा डिफरेंस नहीं है, बजटेड कॉस्ट एक पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट है। आप ये समझिए कि ये दोनों आपस में मिल, अब सोचो बजटेड कॉस्ट निकालने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और आपके ओवरहेड चाहिए, ये एलिमेंट है या नहीं है, तो एलिमेंट के बेसिस पर भी आ जाएगा। दोस्तों ये मत समझिए कि इन दोनों डिफरेंसेस मत समझिए कि पीरियड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं होता इनमें। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट है क्योंकि वो डिटरमाइन पहले किया जाता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, तो प्रोडक्ट कॉस्ट जब आप बनाऊंगा तो मैं आपको कहोगे, फिर कहोगे सर ये भी एक पीरियड कॉस्ट है। हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं कहा मैंने कि प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट नहीं हो सकता, या स्टैंडर्ड या बजट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट नहीं हो सकता है। भाई जो आप प्रोडक्ट बनाने से पहले एस्टिमेट करोगे वो पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट है ना? जो आप प्रोडक्ट बनाने से पहले एस्टिमेट करोगे पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट है। अब वो बजटेड कॉस्ट भी हो जाती है अगर आप टोटल में निकालते हो, और स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप पर यूनिट पर निकालते हो। समझ में आ रहा है? तो उनमें डिफरेंसेस मत कर देना, नहीं तो गलती कर जाओगे। डिफरेंस नहीं होता इनमें, पीरियड कॉस्ट और पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस मत कर देना, ठीक है? स्टैंडर्ड कॉस्ट एक पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट होगा, क्योंकि वो पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट कौन कौन हो सकता है, जो प्रोडक्ट से पहले कुछ बात कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो, बस, ठीक है? तो आओ, तो यहां पर कंफ्यूज आता है स्टूडेंट कि भैया सर इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आया, डिफरेंस मत करने लग जाना इसमें। ऐसा हो सकता है कि पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट और भी हो। पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट का मतलब समझो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले एस्टिमेट करना पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट होता है। अगर आप टोटल में एस्टिमेट कर रहे हो बजट बन गया, पर यूनिट कर रहे हो स्टैंडर्ड बन गया। तो स्टैंडर्ड और बजट एक तरीके का पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट। क्लियर है? चलो प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन इसके अंदर पहला पॉइंट, प्रोडक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट that are incurred, product costs are the costs that are incurred to create a product, to create a बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, to create a product that is intended for to sell, that is intended for sale to customer। ऐसा कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बना रहे हो, जो कस्टमर को आप बेचने के पर्पस से जो कस्टमर को बना रहे हो, उसकी जो कॉस्ट होगी वो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया, आपकी इंटेंशन क्या थी उस प्रोडक्ट को बनाने में? कस्टमर को बेचना ना। अगर किसी प्रोडक्ट को आप बना रहे हो और उसकी इंटेंशन कस्टमर को बेचना है, तो वो जो उस प्रोडक्ट पे लगने वाली जो कॉस्ट होगी उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाएगा। मान लो आपकी एक फर्नीचर की शॉप है, आप फर्नीचर बनाकर बेचते हो। आप दो टाइप के फर्नीचर बनाए एक दिन आपने, पहला फर्नीचर बनाया, पहले एक सोफा बनाया, दूसरा भी सोफा बनाया। एक सोफा बनाया कस्टमर को बेचने के लिए और एक सोफा बनाया अपने लिए रखने के लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं बताओ प्रोडक्ट कॉस्ट किसकी होगी? आप कहोगे वो जो सोफा बनाया था कस्टमर को बेचने के लिए वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट मानी जाएगी। जो सोफा आपने बनाया अपने लिए वो प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा, वो तो कॉस्ट ही नहीं है, वो तो आप अपने घर के लिए ले गए। तो जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और वो प्रोडक्ट बनाया आपने इसलिए क्योंकि आपकी इंटेंशन उसको कस्टमर को बेचना है, तो उसकी जो कॉस्ट इंकर्ड हुई होगी उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड
प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? वही भाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। इसमें अलग से नहीं बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड, भाई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड, मतलब ऑल सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट खर्चे। तो क्या हो गया दोस्त? ओवरहेड हो गया। ठीक है जी। तो एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट तभी मानी जाएगी जब आपका बनाने का जो इंटेंशन हो वो कस्टमर को बेचना हो उस प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। तीसरा, इन सिंपल वर्ड, प्रोडक्ट कॉस्ट आर अ कॉस्ट directly incurred from the manufacturing process, directly incurred from the manufacturing process। तो ऐसी कॉस्ट, जो प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इंकर्ड होती है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो और जब कोई कॉस्ट इंकर्ड होती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट बन सकती है, ये कॉस्ट प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट बन सकती है। अगर आप प्रोडक्ट कॉस्ट जो आप निकाल रहे हो, ये आप जब टोटल कर रहे हो प्रोडक्ट कॉस्ट का बनने के बाद, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्टोरिकल बन गई। और अगर आप ये प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे हो एस्टिमेट बेसिस पर प्रोडक्ट बनने से पहले, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट प्रीडिटरमाइंड बन गई। तो समझ में आ रहा है कि कोई भी क्लासिफिकेशन में डिफरेंसेस मत करिए आप, एक क्लासिफिकेशन के अंदर जो दो पॉइंट है उसमें डिफरेंस करिए। भाई प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है ये कह सकते हो, पर आप ये मत कहना कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड डिटरमाइन में क्या डिफरेंस है। एक प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड डिटरमाइन हो सकता है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्टोरिकल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप ये कॉस्ट कब निकाल रहे हो। अगर कॉस्ट बनने से पहले निकाल रहे हो, प्रोडक्ट के बनने से पहले आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड डिटरमाइन कॉस्ट हो गई। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड होगी, प्रोडक्ट बनने के बाद आप वो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो हिस्टोरिकल बन जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप उन दोनों में डिफरेंस मत करिए। हाँ, एक जो क्लासिफिकेशन है ये वाला पॉइंट, इसके अंदर जो पॉइंट समझाए इनमें डिफरेंसेस हो सकता है, पर एक क्लासिफिकेशन और दूसरे क्लासिफिकेशन में डिफरेंस मत करिए। ठीक है सर? चलो, एक हो सकते हैं वो। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की और कोशिश करते हैं। बाकी मतलब मैंने आपको समझा दिया। लो भाई, XYZ लिमिटेड वांट टू प्रोड्यूस, XYZ लिमिटेड वांट टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट। XYZ लिमिटेड दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। Here the following, here the following detail of such product, of such each product is given below। तो मैंने नीचे दो प्रोडक्ट की डिटेल आपको दे रहा हूं, प्रोडक्ट एक्स की क्या डिटेल है, प्रोडक्ट वाई की क्या डिटेल है। ठीक है, चलो लो भाई, लिखना जरा आगे। सर डायरेक्ट मटेरियल लगता है दोनों प्रोडक्ट पे, बिल्कुल लगेगा भाई, प्रोडक्ट बनाओगे तो मटेरियल तो लगेगा ही। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल मींस रॉ मटेरियल। सर डायरेक्ट लेबर भी लगते हैं, बिल्कुल, प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगते हैं। अच्छा, मैंने कहा था इन सबका अगर मैं टोटल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। याद है ना? भूल तो नहीं गए? 2 लाख रुपए का इधर ये लगा, इस पे 1.5 लाख का मटेरियल लग गया, 50,000 रुपए की लेबर प्रोडक्ट एक्स में लगी, 70,000 रुपए की लेबर प्रोडक्ट वाई में लगी, 20,000 रुपए का खर्चा लगा प्रोडक्ट एक्स पे, और 30,000 रुपए का खर्चा हुआ प्रोडक्ट वाई पर, डायरेक्ट वो भी। नाउ द फ्लोइंग डिटेल, नाउ फ्लोइंग डिटेल related to office and administration, related to following detail, following detail related to office and administration,
एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड S&D फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ और डिटेल है, ऑफिस और एडमिशन से रिलेटेड खर्चे और बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे। कौन कौन से खर्चे हुए भाई? सैलरी दी, स्टाफ सैलरी, टोटल कर रहा हूं 2 लाख रुपए पर एनम, 2 लाख रुपए पर एनम स्टाफ सैलरी, जो कि दोनों प्रोडक्ट बनाने में स्टाफ, अबे स्टाफ में बैठे हुए प्रोडक्ट थोड़ा बना रहे हैं, स्टाफ में बैठे तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं। क्या क्या ऑफिस वर्क होता है भाई? कॉस्ट कैलकुलेट करना, अकाउंटिंग करना, मार्केटिंग करना, ये सब बैठे हुए स्टाफ के बंदे। 2 लाख रुपए पर मंथ की कॉस्ट आती है हमारे पर एनम की। इसके बाद कमीशन टू सेल्स मैनेजर। अब जो प्रोडक्ट बेचेगा वो अपना शोरूम खोल के बैठा हुआ है, उसको भाई कमीशन देना पड़ेगा। 50,000 रुपए पर एनम की हमारे पास कॉस्ट आती है कमीशन देने की। हमारे ऑडिट फीस जाएगी, हमारी क्या जाएगी? ऑडिट फीस। भाई अकाउंट को हम चेकिंग करवाएंगे तो ऑडिट फीस लेगा भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी ऑडिट करवाओगे जिससे भी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी जाएंगे, पर एनम बता रहा हूं 10,000 रुपए पर एनम, ठीक है जी। ये कुछ अदर खर्चे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। आपसे कह रहा है फाइंड आउट द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आप फाइंड आउट करके दिखाइए, फाइंड आउट दी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो बताइए सर जल्दी से, कैलकुलेटिंग द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट सोल्यूशन कैसे करेंगे? अब मुझे बताओ प्रोडक्ट कॉस्ट किससे रिलेटेड होती है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड। तो अगर प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होता है तो जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी कॉस्ट उसके अंदर नहीं जोड़ा करते, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब एक प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट है, बस। अब उस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कॉस्ट का सर्टेन में, ऑफिस में क्या खर्चा हो रहा है, बेचने में क्या खर्चा हो, वो मतलब नहीं, प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ ये बता दो आप मुझे बस। सिर्फ एक पेन बनाने में भैया 100 रुपए लगते हैं, इसके बाद ऑफिस के खर्चे, इसके बाद सेलिंग बेचने के खर्चे, वो एडवर्टाइजमेंट, वो नहीं पूछ रहा, बस इसको बनाते वक्त, बनाते ही कितना खर्चा हो गया बस ये बता दो। तो कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आई वो बताइए आप, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है सर। तो आप अलग अलग निकालते हैं, प्रोडक्ट ए का, सॉरी प्रोडक्ट एक्स का और प्रोडक्ट वाई का। दोस्तों फिर मैं बता देता हूं, अगर आपसे कोई पूछे प्रोडक्ट की कॉस्ट तो आप सिर्फ वही कॉस्ट बताना जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगी है 10, क्योंकि दोस्तों नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती, उसको हम कोई और कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली कौन कौन सी जरूरी कॉस्ट है? डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, क्योंकि बिना मटेरियल के तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं। कुछ डायरेक्ट लेबर लगेंगे, क्योंकि लेबर के बिना प्रोडक्ट बनेगा नहीं। और भैया वही मैन्युफैक्चरिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए वगैरह वगैरह, है ना, पावर चाहिए, जनरेटर मशीन वगैरह, बहुत कुछ चीज होता है, तो कुछ एक्सपेंसेस भी हमें देने पड़ेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगी उसी को हम कहेंगे। 2,50,000 20,000, 2,50,000 20,000, ये हो गया 2,70,000 रुपए। ये कितना हो गया? 1.5, 70 और 30, 1,70,000 और 30,000, ये हो गया 2.5 लाख। तो अगर आपसे कोई कहे कि मुझे बताओ प्रोडक्ट एक्स को बनाने में कितना का खर्चा आया, सिर्फ बनाने खर्चा, तो आप कहना 270, और प्रोडक्ट वाई को बनाने खर्चा 250। इसके बाद और खर्चे भी आएंगे, जो ऑफिस में बैठे उनकी सैलरी देना, वो भी खर्च। प्रोडक्ट 270 नहीं चार्ज करूंगा, सुनो, मार्केट में जब मैं इसको बेचूंगा तो 270 नहीं चार्ज करूंगा, मार्केट में बेचते टाइम इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने की, अब इसमें ऑफिस की कॉस्ट भी लगेगी, उसको भी जोड़ूंगा, फिर इसके अंदर आपके पास बेचने की कॉस्ट भी लगेगी, उसको जोड़ूंगा। जब सबका टोटल आ जाएगा ना, तब उतना पैसा मांगूंगा कस्टमर से, ठीक है ना। सारे पैसा मांगिए भाई, जो जो खर्चा कंपनी का हो रहा है सब चार्ज कर लेगी उस प्रोडक्ट पे। तो अभी आपसे मैं इतना पूछ रहा हूं कि एक प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट नहीं, बनाने की क्या कॉस्ट है, तो आप कहना सर इतनी है, उसी को कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। अब रही बात पीरियड कॉस्ट, तो पीरियड कॉस्ट के बारे में देखना, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट में पहला पॉइंट लिखेंगे, पीरियड कॉस्ट आर इंकर्ड, लिखना सर इसके अंदर, पीरियड कॉस्ट आर इंकर्ड on the basis of the time, on the basis of time, such as
रेंट, सैलरी, टाइम के बेसिस पे देते नहीं देते सैलरी, भाई कितने दिन काम करा आपने, एक साल का रेंट, एक महीने की सैलरी, तो महीना क्या है, टाइम, टाइम मींस इधर टाइम का मतलब वो टाइम नहीं सिर्फ डे, दिन भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग डेज है ना, टाइम इंक्लूडिंग, तो एक तो वो टाइम हो गया जो घंटे आवर्स वगैरह हो गए, एक डेज भी इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। तो भैया टाइम के बेसिस पर जब हम कॉस्ट खर्च करते हैं तो उसको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा भाई, रेंट देना, ऑफिस की सैलरी देना, ये सब क्या है दोस्तों, पीरियड कॉस्ट में आ जाता है। तो दसी वो कॉस्ट जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। भाई डिलीवरी वैन है, क्या है, एक महीना चलाऊंगा, डिलीवरी ड्राइवर को देने पड़ेंगे 20,000 रुपए, 20,000 रुपए पर महीना देना होगा ड्राइवर को जो डिलीवर करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियड कॉस्ट कहेंगे। तो पीरियड कॉस्ट क्या है, टाइम के बेसिस पर जब हम कॉस्ट को इंकर करते हैं, टाइम के बेसिस, एक महीने की सैलरी, 2 महीने की, 1 साल की सैलरी, पर एनम की कॉस्ट है ना, ये सब ये क्या है, टाइम के बेसिस पर, जैसे रेंट देना। बात करो जब प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो प्रोडक्ट कॉस्ट, अब इन दोनों में डिफरेंस होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट, ये ऐसी कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट which is necessary, which is necessary to manufacture, which is necessary to manufacture a product। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट आएगी, जो कि जरूरी कॉस्ट है, नेसेसरी, करनी ही पड़ेगी, मटेरियल की कॉस्ट करना ही पड़ेगा, लेबर की कॉस्ट करनी ही पड़ेगी, और कुछ खर्चे करने ही पड़ेंगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो जो नेसेसरी कॉस्ट होती है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। जब बल्कि वाइल period cost, while period cost are non manufacturing cost, while period cost are non manufacturing cost that are expense that are incurred विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, विद इन एन अकाउंटिंग, एक साल में कितने का खर्चा हुआ अदर देन, इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, एक साल में कितना खर्चा हुआ अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा और कितना खर्चा हुआ एक साल में, उसको हम पीरियड कॉस्ट कहेंगे। क्या बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा एक साल में जितना एक्सपेंस हुआ वो पीरियड कॉस्ट मानी जाएगी। क्या बात समझ, पीरियड कॉस्ट क्या मानी जाएगी, एक साल में जितना खर्चा हुआ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाली कॉस्ट को क्या बोल देंगे हम, प्रोडक्ट कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आई। ठीक, एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि क्या, सैलरी सालाना देखते, सालाना पे करते हैं, दूसरा ऑडिट फीस सालाना पे करते हैं हम एक साल में, तीसरा सेल्स कमीशन, कमीशन जो देते हैं हम देखिए सालाना देते हैं, भाई ये लो भाई आपका एक साल में इतनी सेल करी, इस बेसिस पे कमीशन। और आपके पास फैक्ट्री रेंट वगैरह वो भी सालाना होता है, सालाना इन द सेंस कि आपके टाइम आ रहा है, एक साल में दे रहे, एक महीने में दे रहे, वो आ रहा है चीज। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या आ गया दोस्तों, आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया। ऑफिस रेंट, सेल्स रूम रेंट है ना, वो सब, गोडाउन रेंट, ये सब आ जाएगा। तो कैलकुलेट एग्जांपल लिखेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं कि इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव एग्जांपल, इन द अबव एग्जांपल कैलकुलेट पीरियड कॉस्ट, ऊपर दिए गए एग्जांपल में आप पीरियड कॉस्ट को कैलकुलेट करें। इन द अबव एग्जांपल कैलकुलेट पीरियड कॉस्ट, ऊपर दिए एग्जांपल पे आपको पीरियड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बताओ सर कौन कौन सी होगी। तो पीरियड कॉस्ट हमारी क्या बन जाएगी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट नहीं, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट तो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, पर उसको उसके अलावा और कोई कॉस्ट खर्च होती है, वो कौन सी होगी, जैसे कि भाई कौन कौन सा हो गया, इधर देखिए ये रही, जो सको 2,50,000, 60, 70, 80, तो 2,80,000 रुपए की हमारी पीरियड कॉस्ट होगी, जिसके अंदर हमारा सैलरी, स्टाफ, ऑडिट फीस, कमीशन, रेंट वगैरह सब जोड़ देना, 2,80,000 रुपये आएगा, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। तो ये होगी हमारी पीरियड कॉस्ट। क्लियर है या नहीं है।
समझ में आया। एक लास्ट पॉइंट हमें अभी और करना है, वो थोड़ा बड़ा है पर करेंगे आज ही, ठीक है जी, आज ही करेंगे इसको कंप्लीट। तो लास्ट पॉइंट और लिखेंगे हमारा 11। टोटल हमने 11 भागों में क्लासीफाई करा कॉस्ट को। लो जी, लास्ट पॉइंट का लिखना फॉर मार्जिनल डिसीजन। नहीं मार्जिनल नहीं, मैनेजरियल डिसीजन, फॉर मैनेजरियल डिसीजन। और मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है जी, ठीक कर लो एक बार। मैनेजरियल डिसीजन के हिसाब से मतलब मैनेजमेंट डिसीजन के हिसाब से हमने कॉस्ट को क्लासिफाई करा। मैं बता देता हूं कौन कौन सी कॉस्ट है। एक तो मार्जिनल कॉस्ट है, दूसरी हमारी कौन सी कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, सी आगे है डिफरेंशियल कॉस्ट, इसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोस्तों हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें मुझे कम से कम चाहिए 45 से 50 मिनट चाहिए इन 5 बातों को समझाने के लिए। एक है इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट, एक है इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट। आगे लिखे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें ज्यादा पॉइंट है लास्ट वाले में, इसलिए इसके लिए पूरी क्लास लगा देंगे। लास्ट पॉइंट एक लास्ट है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। ये टोटल हो गया हमारे पास 8। तो 8 पॉइंट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इतने पॉइंट नहीं हो पाएंगे, नहीं तो फिर पूरे 2 घंटे लग जाएंगे, बोर हो जाएगी क्लास। 1 घंटे की क्लास ठीक रहती है दोस्तों, इतना समझिए, क्योंकि आपको लिखना भी होता है तो उसमें टाइम लग जाता है ना। तो भैया 5 पॉइंट हम अपनी ये 8 पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास पूरी लगा देंगे इस 8 पॉइंट के अंदर, ठीक है। और इन 8 पॉइंट को समझेंगे। थोड़ा बड़ा है टॉपिक, थोड़ा ये लास्ट वाला टॉपिक बड़ा है, तो 8 पॉइंट आपको चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।